नमस्कार साथियों, आज ये पाइथन की चौथी क्लास है। इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 या M4 हो, उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिन्हें हमने होम पेज पर लिंक कर दिया है, जहां से आप आराम से वीडियोस को देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम जो पाइथन में इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है उस पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू डिक्लेयर करने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साथियों, एक बात और कि हमने आपके लिए primegyan.com और examzilla.com बना दी है, जहां पे आप ओ लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। आते हैं टॉपिक के ऊपर। साथियों, दुनिया में कहाँ पे? दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता ही होता है। चाहे वो बात करें हम लोग सी के बारे में, बात करें C++ के बारे में, C#, PHP हो गई, पाइथन, जावा या कोई अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता ही है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ यूजर से लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैल्यूज़ को यूजर से लेने के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे। उसी प्रकार से आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जो आउटपुट के फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनका यूज़ करेंगे। बात करें हम लोग सी के बारे में, तो सी में हम यूज़ करते हैं क्या? प्रिंटफ मेथड का, प्रिंटफ फंक्शन का। उसी प्रकार से जो C++ है, इसमें हम यूज़ करते हैं सी आउट फंक्शन का। C# में हम यूज़ करते हैं राइट लाइन मेथड का। PHP में हम लोग प्रिंट और प्रिंटफ इनका यूज़ करते हैं, जबकि पाइथन में हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो पाइथन है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले प्रिंट के बारे में। बेसिकली पाइथन में जब भी हमें किसी मैसेज को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है, तो हम उस केस में प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमने बताया था अभी फंक्शन, और मैं फिर कह रहा हूँ मेथड। अब ये फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है, आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। आपसे पूछता है, क्या पूछता है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है। आपसे बोलेगा जब कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर रखा जाता है या डिफाइन किया जाता है या रैप किया जाता है, रखा जाता है या डिफाइन किया जाता है, या आप बोल सकते हो रैप किया जाता है, रैप किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा, उसे हम मेथड कहते हैं। यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन वही है, उसकी वर्किंग भी सेम है, बट जब आप फंक्शन को किसी क्लास के अंदर रखते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मेथड। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड को, मेथड या फंक्शन आप बोल सकते हो, पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है? तो आंसर आएगा कि हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है पाइथन के लिए और ये है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मुझे आशा है कि वो क्लियर हो गया होगा।
बात करें प्रिंट के बारे में, तो जो प्रिंट है, प्रिंट के पास भी कुछ आर्गुमेंट होते हैं जो कि हम पास कर सकते हैं या पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंट है, इसके जरिए आप किसी मैसेज को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। नंबर 2, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक से अधिक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हो। साथ ही उन ऑब्जेक्ट के बीच में किस सिंबल से या किस कैरेक्टर से सेपरेट करना है, ये काम भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आप प्रिंट के अंदर सिर्फ आर्गुमेंट पास करते हो। ठीक उसी प्रकार से जब प्रिंट के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या प्रिंट करना है वो भी आप डिफाइन करते हो एंड आर्गुमेंट के थ्रू। तो बारी बारी से हम इनकी फंक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। और जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल न्यू आइडियाज़ YT पे मिल जाएगी। तो मैं ओपन करता हूँ पाइथन IDLE, और आपको IDLE का फुल फॉर्म बताना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ न्यू क्लास के नाम से, है ना, न्यू क्लास .py। ठीक है, हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मैं उसे सिंगल, डुअल या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा सत्यम साहू। इसको रन कराने के लिए आप जाएंगे रन के अंदर और मिलेगा ऑप्शन रन मॉड्यूल, जिसकी शॉर्टकट की F5 है। हमने ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर सत्यम साहू प्रिंट हो चुका है। या फिर आप चाहते तो आप इस वैल्यू को क्या करते, किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते। तो हमने क्या किया, इसके पहले एक बनाया वेरिएबल, नाम रखा वेरिएबल का नेम, और इसके अंदर हमने इस मैसेज को असाइन कर दिया। अब जब भी हमें इस मैसेज को प्रिंट करवाना होगा या फिर इसका यूज़ होगा तो मैं इसको वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। तो हमने यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाया और आप देखेंगे कि यहाँ पर सत्यम साहू प्रिंट हो चुका है, क्योंकि नेम के अंदर सत्यम साहू लिखा गया था। ठीक है, तो आप मैसेज को डायरेक्टली या फिर वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई भी टर्म मेथड है या फिर नहीं। तो अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड के आगे पैरेंथेसिस है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन है और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि जो वो टर्म है वो क्या है, वो एक मेथड है। जैसे कि आपने देखा होगा मैक्स के बारे में, आपने देखा होगा मिन के बारे में, आपने सुना है प्रिंट के बारे में, तो ये सब क्या है, ये सब के सब मेथड हैं। अगला टर्म आता है कि हमारे पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं, तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है नेम और एक है फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक, एल नेम, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ साहू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को, इन दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू को एक ही प्रिंट के अंदर प्रिंट करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वेरिएबल के नेम लिखेंगे और प्रत्येक वेरिएबल के नेम को आप कॉमा से अलग करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा नेम कॉमा एल नेम, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले नेम के अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट होगा, इसके बाद एल नेम के अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हमने किया रन और यहाँ पर लिख के आ चुका है सत्यम साहू। एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, वो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे और दोनों ऑब्जेक्ट जब हमने प्रिंट करवाए तो यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट
और ब्रैकेट को ओपन किया, तो जो प्रिंट है इसका सिंटेक्स यहाँ पर लिख के आ चुका है। ये है प्रिंट का सिंटेक्स कि आप इसमें वैल्यू पास कर सकते हो, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। देन इसके बाद इसी में एक आर्गुमेंट है सिप, जिसके थ्रू आप ये बताते हो कि जो आपने एक से अधिक यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किए हैं, एक से अधिक वैल्यू पास की हैं, उन वैल्यूज़ के बीच में सेपरेशन किस प्रकार से करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंगल स्पेस होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं, तो इसका जो कंटेंट है जब वो प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट होने के बाद कर्सर को नई लाइन में भेज दिया जाएगा। यानी कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट चलता है तो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद लास्ट में एक सिंगल लाइन छोड़ देता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एंड आर्गुमेंट दिया गया है। बाकी के जो आर्गुमेंट हैं इन्हें अधिकतर हम लोग फाइल हैंडलिंग के साथ में यूज़ करते हैं। तो मैं सिप और एंड का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सिप है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंगल स्पेस होती है, जबकि जो एंड है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू /n होती है। मैंने यहाँ पर लिखा लाइक राजा, ठीक, इसको हमने कराया रन। तो आप देखेंगे कि जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं इनके जो कंटेंट हैं वो नई लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। पहले इसका कंटेंट प्रिंट हुआ, नेम के अंदर क्या था, सत्यम, तो यहाँ पर सत्यम आ गया। फिर लिखा था साहू, तो यहाँ पर एल नेम में था साहू, तो यहाँ पर साहू प्रिंट हो गया। एंड इसके बाद इसने क्या किया, इसने लास्ट में एक नई लाइन छोड़ दी, तो जिससे जो कर्सर था, जो कंट्रोल था, वो नई लाइन में आ गया और इसके आगे का जो स्टेटमेंट था वो नई लाइन में प्रिंट हो गया। तो जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसको डिफाइन करने के लिए सिप का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से जो प्रिंट का स्टेटमेंट है उसके एंड में क्या प्रिंट होना है, इसको डिफाइन करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। आइए बताता हूँ कि आपको सिप का यूज़ कैसे करना है। तो मैं गया एल नेम के अंदर, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर डायरेक्ट मैसेज भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा सत्यम, फिर कॉमा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया राजा, फिर हमने यहाँ लगाया एक ऑब्जेक्ट और ले लिया हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल साहू। तो आप यहाँ पर देखिए 3 ऑब्जेक्ट हैं और मैंने कहा कि आप इनको सेपरेट करने के लिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कॉमा का यूज़ करना है। और मैंने कहा कि आपको इन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिंगल स्पेस, बट मैंने कहा कि आपको लास्ट में लगाना है, ऑब्जेक्ट के बीच में लगाना है % का साइन। तो आप देखें इस बार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है क्या, सत्यम, उसके बाद %, उसके बाद राजा, उसके बाद %, फिर साहू। यानी कि ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर % प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर % का यूज़ किया था। एंड इसके बाद मैंने आपसे कहा ही है कि जब भी आप प्रिंट का यूज़ करते हैं, आप सिप का यूज़ करो या ना करो, आप एंड का यूज़ करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो वैल्यू है वो वर्क करती ही है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने एंड का जिक्र नहीं किया है, फिर भी जो अगला स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू /n ही होती है। तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लगाऊँगा कॉमा, कॉमा लगाने के बाद लिखूँगा एंड, और एंड के अंदर मैं वैल्यू को रख दूँगा कि भैया जब इस स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट इस प्रिंट वाले प्रिंट हो जाएंगे तो आपको सबसे लास्ट में /n की जगह पर यूज़ करना है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल 7607418817। तो अभी आप देखिएगा तो आपको जो सेप है और एंड है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको दोबारा से करता हूँ रन, ताकि हाँ जी देखिए आप यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, जब हमने एंड का यूज़ नहीं किया था तो राजा न्यू लाइन से आ रहा है, बट अब ये क्या कर रहा है, ये उसी लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने एंड में /n की जगह पर इस मोबाइल नंबर से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया है कि जो सिप होता है वो ऑब्जेक्ट के बीच में
सेपरेशन का काम करता है, वहीं जो एंड है वो स्टेटमेंट के प्रिंट हो जाने के बाद सबसे एंड में क्या करना है ये डिफाइन करता है। तो सेप और एंड क्लियर हो गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको PDF नोट्स कंप्लीट वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं तो आप इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो आप इसके जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपका जो बेसिक डाउट था वो क्लियर हो गया है कि हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को एक ही साथ प्रिंट करवा सकते हैं। अगला टर्म आता है कि मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई कांस्टेंट मैसेज है, साथ में कोई वैल्यू भी है, उसे प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है एज नाम का और इसमें कुछ वैल्यू है लाइक 23। देन इसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो आउटपुट है उसमें लिख कर आए माई एज इज़ इक्वल, देन इसके बाद जो ये वैल्यू है ना एज के अंदर वो प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट लिखने के बाद सबसे पहले जो कांस्टेंट मैसेज है जिसे सेम टू सेम कंसोल पे प्रिंट होना है उसे हम डुअल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम कहाँ से आ गया, माई एज इज़ और लगा दिया हमने इक्वल और एक दे दिया हमने स्पेस। देन कॉमा लगाने के बाद हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है वो वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा एज, तो इस केस में क्या होगा, जो माई एज इज़ है ये तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, बट जो ये एज के अंदर वैल्यू है 23 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट, तो यहाँ पर शो कर रहा है माई एज इज़ 23। तो आप इस प्रकार से स्ट्रिंग में किसी जो वैल्यू है उसको बाइंड कर सकते हो। तो जो प्रिंट है उसका जो कॉन्सेप्ट है लगभग मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। इसके बाद अगला टर्म आता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कुछ मैसेज है लाइक माई एज इज़ 23 जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि इतना कंटेंट एक लाइन में आए और इसके आगे का जो ये कंटेंट है ये अगली लाइन में आए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा /n का, तो /n, तो इससे क्या होगा, इसके आगे का जो कंटेंट है वो न्यू लाइन से आएगा। तो ये क्या है, ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। देखिए आप यहाँ पर माई एज इतना आ रहा है नई लाइन में और इसके बाद का जो कंटेंट है वो आ रहा है अगली लाइन में, क्योंकि हमने यहाँ पर /n का यूज़ किया था। तो जहाँ से आप /n का यूज़ करेंगे उसके आगे का कंटेंट न्यू लाइन में आ जाएगा जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। मान लीजिए हमने कहा कि हमें इसमें 4 कैरेक्टर के जितना स्पेस देना है, एक टैब के जितना स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा /t। तो इस केस में क्या होगा, इन कैरेक्टर्स के बीच में मैसेज में जहाँ पे हमने /t का यूज़ किया है वहाँ पर एक टैब के जितना स्पेस आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको लिखना है लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि फादर्स नेम, ठीक, यह लिख देता हूँ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फादर्स नेम। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर डुअल कोट्स है, यहाँ पर डुअल कोट्स है और आपने मैसेज में भी सिंगल कोट्स का यूज़ किया है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। क्या होगा, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि आप डुअल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हो और आपको यहाँ पर सेम आउटपुट मिल रहा है जो कि आपने यहाँ पर लिखा था। बट अगर मैं यहाँ पर जो मैसेज है उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया, तो इस केस में जो इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया जो ये आपने यहाँ से मैसेज के लिए सिंगल कोट्स ओपन किया था वो मान लेगा कि
यहाँ से क्लोज किया गया है, जबकि आपको पता है कि हमने यहाँ से ओपन किया है और यहाँ से क्लोज किया है, ये एक मैसेज है। बट जो इंटरप्रेटर है उसको लगेगा कि आपने यहाँ से ओपन किया है और यहाँ से क्लोज किया है, तो इस केस में आपको मिलेगी क्या, मिलेगी एरर। आइए देखते हैं कि जो एरर है वो किस प्रकार से शो हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में आपने स्ट्रिंग को प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट नहीं किया है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, आंसर ये है कि अगर आप मैसेज को लिखते हो डुअल कोट्स के अंदर, तो आप यहाँ पर इसके बीच में सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मैसेज को सिंगल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 मिनट, ये सिंगल कोट्स है, तो एक यहाँ से चालू हुआ और जूम बैक करना पड़ेगा, ठीक, एक यहाँ से चालू हुआ और इसको यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, तो आप इसके बीच में डुअल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब आपको सिंगल कोट का यूज़ करना है तो आप मैसेज को रखेंगे डुअल कोट्स के अंदर, जब आपको मैसेज में डुअल कोट यूज करना है तो आप यूज करेंगे सिंगल कोट्स का। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका एक अल्टरनेटिव है, दैट इज एस्केप सीक्वेंस। तो अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर ही सिंगल कोट्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्लैश सिंगल कोट का यूज़ करना होगा। तो इस केस में जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाएगा कि ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है और ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर क्लोज हुई है। तो इसको हमने कराया रन, तो आप यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है फादर्स नेम। अब कोई एरर नहीं आ रही है, बट इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अब यहाँ पर एरर आएगी, भैया आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर डुअल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा है और मैं मैसेज में ही डुअल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ तो भी आपको एरर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप देखिए फिर से एरर आ रही है। तो एरर को सॉल्व कर सकते हैं आप किस प्रकार से। 1 मिनट हट गया है क्लास, मुझे ओपन करना पड़ेगा दोबारा से, न्यू 1 मिनट, ओपन फाइल ओपन फाइल और कहाँ गए, न्यू क्लास, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल कोट लगाएं या फिर आप यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस डुअल कैरेक्टर का यूज़ कर लिया है। इसको मैं करूँगा रन तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कर लेते हैं एक्सरसाइज। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जो आपका नाम है या कोई मैसेज है उसे 10 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल न्यू आइडियाज़ YT, ठीक है। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी क्रिएट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि हमें 10 बार लिखना है, ठीक है। 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10, और आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 बार जो मैसेज था वो प्रिंट हो चुका है। बट क्या ये एक प्रॉपर तरीका है, तो आंसर आएगा जी नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता कि आपको 10,000 बार प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर 10,000 बार कॉपी पेस्ट करना होता। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ चुटकी भर के स्टेटमेंट से। क्या है, हमें इस मैसेज को रिपीट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई का साइन, और जितनी बार आपको प्रिंट करवाना है वो आप वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करोगे। मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो इस केस में क्या होगा, जो ये मैसेज है ना ये 10 टाइम रिपीट कर दिया जाएगा, 10 बार प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 10 बार प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये है कि 10 बार तो प्रिंट हो रहा है बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच में स्पेस नहीं है, या फिर आप कोई अदर टाइप का कंटेंट भी
डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा लास्ट में और यहाँ पर लिखूँगा /n। तो इससे क्या होगा, जो मैसेज है प्रत्येक मैसेज न्यू लाइन से प्रिंट होगा। मैंने आपको स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर में ही बताया था। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर /t यूज़ करूँगा तो प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में प्रत्येक वर्ड के बीच में प्रत्येक मैसेज के बीच में एक टैब के जितना स्पेस आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई पाथ है किसी फाइल का। मैं कोई फाइल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये फाइल है, ठीक। या मैं जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव डिस्क F में O लेवल नोट्स, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिल नहीं रहा जो हम चाह रहे थे, ठीक। मान लीजिए ये पाथ है, ये पाथ आपको प्रिंट करवाना है। तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, सिंपल तरीका है, आप जाएंगे और डुअल कोट्स के अंदर उस पाथ को लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने कराया रन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पाथ है वो प्रिंट हो चुका है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी फाइल्स हैं उसका जो पाथ है कुछ इस टाइप से होता है कि वहाँ पर स्किप सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लोकल डिस्क F है जिसके अंदर एक फ़ोल्डर है O लेवल नोट्स का, और उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है नोट्स के नाम से। अब देखिएगा आप यहाँ पर हो जाएगा लफड़ा, यहाँ पर हो जाएगा लपझड़। लपझड़ क्या है, देखिए यहाँ पर कि इतना पार्ट तो सही प्रिंट हो रहा है, बट इसके बाद यहाँ से जो कंटेंट है वो न्यू लाइन से प्रिंट हो रहा है, जबकि जब हमने इसके पहले प्रिंट करवाया था तो उसमें दिक्कत नहीं थी। तो अब ये कंप्लीट पाथ यहाँ पर क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर है वो ये कि हमने यहाँ पर जो पाथ दिया था ना उसमें कुछ ऐसा स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर आ गया है जिसे इंटरप्रिटेटर के द्वारा इवल्यूट किया जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये पाथ है यहाँ पर लिखा हुआ है /note, जबकि जो ये /n है ये एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है। इसी रीज़न से यहाँ पर इसके आगे का जो कंटेंट है वो न्यू लाइन से आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक होता इसके बाद में कोई पाथ, लाइक हमने यहाँ पर लिखा कि नोट्स के अंदर एक बना हुआ है टेबल नाम का फोल्डर। अब यहाँ पर फिर से लफड़ा आ जाएगा। लफड़ा क्या है कि भैया जो /n है ये भी एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो क्या करता है, न्यू लाइन इंसर्ट करता है। उसी प्रकार से /t क्या है, एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो कि एक टैब के जितना स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इस केस में इतना पार्ट एवल्यूट कर दिया जाएगा और इसी के संदर्भ में जो अगले पार्ट हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो इस केस में क्या होगा, /n बन जाएगा और ये कंटेंट न्यू लाइन से आएगा। जब कर्सर यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो लिखा है /t, तो समझ जाएगा कि मुझे इसके बीच में और इसके बीच में एक टैब के जितना स्पेस देना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो पाथ है वो सही प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरप्रेटर को बताना होगा कि भैया इसके अंदर जो कुछ भी है आप उसे आंख बंद करके प्रिंट कर दीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस बात को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टार्टिंग में और यहाँ पर लिखेंगे आर का मतलब होता है कि इसके आगे जो ये स्ट्रिंग है ना, ये एक रॉ स्ट्रिंग है, इसे आपको सेम टू सेम प्रिंट करना है, इसको एवल्यूट नहीं करना है। तो हम जाएंगे रन पे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो पाथ है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सर ये बताइए कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ आर का ही यूज़ करते हैं? तो जी नहीं, आप इसको ना यूज़ करके जहाँ जहाँ पर स्लैश है वहाँ पर आप डुअल स्लैश लगा दीजिए। तो इससे भी क्या होगा कि इसको एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर माना जाएगा। इंटरप्रेटर समझेगा कि मुझे यहाँ पर स्लैश को प्रिंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को आप इस प्रकार से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो ये एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके साथ में
डिस्कस की है। अगला टॉपिक आता है इनपुट। क्या आता है? अगला टॉपिक आता है इनपुट। ओके, 1 मिनट। ठीक है जी, टॉपिक क्या है? टॉपिक है इनपुट। अभी हमने बात कर ली है कि आपको आउटपुट शो कैसे कराना है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट मेथड का यूज़ करेंगे। बट जब बात आए आउटपुट के बारे में, बात किसके बारे में है? आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, तो आप यहाँ पर प्रिंट में यूज़ करते हो, सॉरी पाइथन में यूज़ करते हो इनपुट मेथड का। तो इनपुट मेथड की हेल्प से आप किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के साथ साथ वैल्यू भी लेते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट के अंदर लिख दिया कोई मैसेज, तो आप चाहें तो आप सिर्फ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप इनपुट का यूज़ करेंगे तो उस केस में इसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लिखना बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आप लिखेंगे इनपुट मेथड, और इसके अंदर आप कोई मैसेज पास कर सकते हो। जो ये मैसेज है ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए हमें यूजर से कोई डेटा इंसर्ट करवाना है, इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट गलत 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 गलत, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि जो हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर उल्टा क्या लिख दिया है कि प्रिंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैसेज को प्रिंट भी करते हैं, साथ में कोई वैल्यू को हम लोग इंसर्ट भी करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा हमने एज। हमें यूजर की एज को इनपुट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट। इनपुट क्या है? एक मेथड है। और अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, मैसेज दो या ना दो। इसको हम करते हैं रन। आप देखिए यहाँ पर ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कुछ देना है। मैंने एंटर किया 25, तो आप देखिए जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जो ये आपने इनपुट किया था वो शो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और हमने प्रिंट के अंदर पास कर दिया है एज। इतना करने के बाद आप देखिए आप जो भी इनपुट करोगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने इनपुट किया 85, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 85। यानी कि जब भी आप कोई भी इनपुट लेना चाहते हो तो इनपुट का यूज़ करते हो। साथ ही आप यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हो। मैंने कहा कि भैया जो आपकी एज है उसे इंटर करिए, तो इंटर योर एज। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी राय इस वीडियो से संबंधित है आप उसे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है या बेकार लगा है आप उसे भी कमेंट के जरिए बता सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटर योर एज, तो इस केस में क्या होगा, ये मैसेज भी प्रिंट होगा, साथ में उस वैल्यू को भी रीड करेगा जो वैल्यू यूज़र ने इसे दी है। आप देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा है इंटर योर एज। मैंने किया 60 ईयर, यहाँ लिख के आ चुका है 60। अगर आप चाहते तो आप ये काम प्रिंट के जरिए भी करवा सकते थे। तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट और इस मैसेज को हमने पास कर दिया। तो इसकी हेल्प से भी आप ये काम बाखूबी कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर इंटर योर एज, मैंने इंटर किया 48, यहाँ पर लिख के आ चुका है 48। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शो हो कि आपकी एज ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर एज इक्वल, यानी कि जो भी वैल्यू एज के अंदर आएगी वो तुरंत के तुरंत इस मैसेज के साथ में प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इंटर योर एज
78, योर एज इक्वल 78। तो जो ये चीज़ें हैं ये क्लियर हो रही होंगी। एक बात और कि जो ये इनपुट मेथड है जो कुछ भी रीड करता है वो एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो भी वैल्यू उसने रीड किया है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल योर एज प्लस एज, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। मैंने एंटर किया 85, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है योर एज इक्वल 85। ये बताइए सर कि ये एक स्ट्रिंग थी और जो एज है इसके अंदर हमने एंटर किया था 85 जो कि इंटीजर है, तो ये स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू कैसे जुड़ गई? तो इसका आंसर है जी हाँ, क्योंकि जो इनपुट मेथड है आपने तो इनपुट किया था 85 जो कि एक नंबर था, एक इंटीजर वैल्यू थी, बट जब इनपुट ने इसको रीड किया और रिटर्न किया तो इस केस में जो 85 ये वाला था ना, ये 85 बन गया था इस प्रकार से। क्या बन गया था? ये बन गया था 85 एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो ये योर एज प्लस एज है ना, तो यहाँ पर 85 ना आकर के यहाँ पर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में 85 आ रहा है, और आप एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। इसको और सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे? तो कंट्रोल सी कर लिया हमने और कंट्रोल वी कर लिया। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर इनपुट का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट। भैया आप इनपुट करिए एंटर फर्स्ट नंबर, और जो वैल्यू जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसे हमने n1 के अंदर स्टोर कर लिया है। n1 क्या है? n1 एक वेरिएबल है, और मैं इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर, और इसे हमने n2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अगर मुझे इन दोनों का सम प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर num1 प्लस num2, यानी कि n1 के अंदर जो वैल्यू आई है और जो वैल्यू n2 के अंदर आई है उसको आप ऐड कर दीजिए। हम जाएंगे रन पे और यहाँ पे इसको करेंगे क्लिक, और यहाँ पर लिख के आ चुका है क्या? इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर किया 8, इंटर सेकेंड नंबर, मैंने इंटर किया 10, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है 810। ये क्या भैया हो गया? इसका सिंपल सा आंसर है, आंसर ये है कि जब आपने, ऐसा कहाँ पे है, हाँ जी, जब आपने यहाँ से 8 इनपुट किया था तो आपने तो एक इंटीजर नंबर इनपुट किया था, बट जब ये n1 के अंदर स्टोर किया गया तो उसे एज आ स्ट्रिंग स्टोर किया गया। उसी प्रकार से जब आपने 10 को दिया, इनपुट किया, तो इस केस में जो n2 था ना उसमें 10 ना स्टोर होकर बल्कि इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर किया गया। देन आपने लिखा था n1 प्लस n2, जिसका मतलब ये था कि n1 के अंदर जो है क्या था 8 जो कि एक स्ट्रिंग है, प्लस n2 के अंदर क्या है 10 है, तो उसने क्या किया इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर आई है, स्टोर होने वाली है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये इनपुट मेथड वैल्यू को रीड कर लेगा, रीड करने के बाद रिटर्न करेगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए हम इंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको इंट के अंदर रैप कर दिया है, उसी प्रकार से हम लोग इस स्टेटमेंट को भी इंट के अंदर रैप कर देंगे। अब देखिए जो आपके सामने आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट किया 8,
इंटर सेकेंड नंबर इनपुट किया 10, यहाँ पर लिख के आ चुका है 18। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनपुट मेथड है वो जो भी वैल्यू रीड करता है उसे एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हमें जिस भी प्रकार से टास्क करवाना है उसे हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा। एक बात आपको यहाँ से और याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि जब किसी डेटा को, जब किसी वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अभी आप देखिए यहाँ पर जो ये इनपुट था, इसने जो आपको दिया था वो था स्ट्रिंग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्ट्रिंग की फॉर्म में। बट आपने क्या किया? इंट की सहायता से उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया, यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे टाइप कास्टिंग। तो मुझे आशा है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग इस पाइथन के बैच को या फिर M1, M2, M3, M4 इसकी कंप्लीट तैयारी हमारे बैच के थ्रू करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स।